सो हेलो गाइस। सो अभी तक हमने वहाँ तक कर लिया था अपने। अब हम करने वाले हैं अपने साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर है। अब अलॉन्ग विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जब मैं देखता हूँ कि अलॉन्ग विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमारे टेलर हैं वो डेवलप करते हैं सम साइंटिफिक टेक्निक्स को बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स को। अब जब मैं बोलता हूँ कुछ जो कॉमन टेक्निक्स आती है हमारी इसके अंदर ही, पहली हमारी फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखिए, फंक्शनल हमारी फॉरमैनशिप आती है। अब इसके अंदर मैं बोलना चाहूँ आपको, इन इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर जो हमारे टेलर हैं वो सजेस्ट करते हैं डिवीजन ऑफ फैक्टर्स को दो डिपार्टमेंट में। ध्यान से सुनना, दो डिपार्टमेंट में। फर्स्ट आएगा हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा बोला था उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज जो हमारे टेलर हैं वो ये फील करते हैं कि जो वर्कर्स हैं ना उन्हें फ्री रहना चाहिए बर्डन से, प्लानिंग से, एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट उन्हें करना चाहिए अपने वर्क एंड प्रोडक्शन पर। बिल्कुल, अगर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे बर्डन से तो अच्छा होगा। तो यही दो, इस बात पे ध्यान देना, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, स्पेशलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, इन द प्रोडक्टिविटी जो आपके टेलर हैं वो ये आपको सजेस्ट करते हैं ईच डिपार्टमेंट में आपका कोई ना कोई एक फंक्शनल एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए। आपका कोई फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो सुपरवाइज कर रहा है, जो अच्छे से आपको गाइड एंड सुपरवाइज एंड इंस्ट्रक्ट कर पा रहा है वर्कर्स को। ये बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने, टेलर ने। अब जो आपके है, एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क। टेलर को कम से कम इतना तो स्ट्रेस देना चाहिए कि कम से कम, टेलर ये कहते हैं कि टेलर ये स्ट्रेस देते हैं कि ये बोलते हैं कि आपको कम से कम इतना तो जोर लगाओ कि जो आपकी मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट है और फंक्शनल एक्सपर्ट्स है वो सुपरवाइज कर सकें अच्छे से। मिनिमम 8 होने चाहिए, इतना काम चलेगा, जो आपके वर्कर्स को ऑर्डर अच्छे से दे सके। अब हम आगे चलते हैं अपने। वही उन्होंने कहा टेलर ने कि ईच बॉस जो होगा ना वो स्पेशलाइज होगा हर एक एक्सपेक्ट में, जो ऑब्जर्व करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा वर्कर्स को, और वो डेफिनेटली स्पेशलाइज होगा। जब वो उन्हें बता रहा है तो वो स्पेशलाइज ही होगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। सो दिस टेक्निक जो है ना वो एक्सटेंशन किसका है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का। इस चीज़ पे ध्यान से देखना। एंड जो हमारे टेलर है ये बोलते हैं कि जो आपके फॉरमैन है ना उनको इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक, भाई ये तो सबको चाहिए। और आपका जो एक्सपर्ट है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। जो जितनी भी क्वालिटीज़ है ये फाउंड नहीं की जा सकती एक पर्सन के द्वारा। एक, ये टेलर कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी एक पर्सन में फाउंड करनी मुश्किल है ना। अब टेलर यही स्ट्रेस देते हैं कि आप कम से कम मिनिमम एक्सपर्ट होने चाहिए और 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट जो गाइड कर सके आपके वर्कर्स को। तो अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप। इतना सारा लाइन नहीं मानना है, मैं आपको बताने के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब इस सब के क्या पता पूरी बुक को ही आपने लाइन मानना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं आपके कुछ 8 फंक्शनल एक्सपर्ट हैं, वो कौन है? सबसे पहले जो आपका, मैंने कहा, उन्होंने कहा था 2 डिपार्टमेंट। फर्स्ट डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या है? सबसे पहला है रूट क्लर्क है आपका। रूट क्लर्क मैंने क्यों कहा? अब देखो, जो आपके फॉरमैन है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फिक्स अप करने के लिए सीक्वेंस स्टेप्स पे। सीक्वेंस स्टेप जो आपके स्टेप बाय स्टेप जितने भी परफॉर्मेंसेस होते हैं, मैनुअल जॉब करते हैं, तो उन सबको ये रूट क्लर्क देखता है हमारा। ठीक है। अब मैं जल्दी से चलता हूँ आपकी सेकंड पर। अभी आपका कुछ डायग्राम है, ये उसी को बताया गया है जो आपका प्लानिंग इंचार्ज है, रूट क्लर्क, ये सब हो गए ना। अब आता आपके इसमें सेकंड, इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब जो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ये आता है आपका सेकंड वाला जो एक्सपर्ट है। अब ये जो फॉरमैन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है गिविंग जर्नल इंस्ट्रक्शंस को। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन अच्छे से दे सकता है, नेसेसरी जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो ये बंदा देगा। इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क।
इसीलिए अपने दिमाग में बिठा दो कि यस ये तो इंस्ट्रक्शन देगा जॉब्स के लिए जो स्पेसिफिक मैनर में होते हैं। अब ऐसे ही आपका आता है सी पार्ट जो कि है टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक। टाइम, आप इसको देखते ही पता चल जाएगा आपके कि यस टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, आपके दिमाग में आ गया। अब ये जो फॉरमैन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फिक्स अप करता है टाइम को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्या क्या आपकी जॉब में एक पर्टिकुलर दिन में कितना कितना वो काम करना है, कितनी कॉस्ट लगेगी। सो ये सब वो सबको मैनेज करता है, ये उन सब की शीट्स बनाता है, मतलब बोल सकते हैं कि आप इन सब का ये मैनेज कर लेता है अच्छे से टाइम वाइम्स को और हर जॉब के पर्सन का। और अब आता है आपका डी पार्ट जो कि है डिसिप्लिनेरियन। अब ये क्या है, देखो ये जो फॉर्मल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डिनरी एंड सिस्टमैटिक वे। अब अच्छे से जॉब हो, मैंने कहा देखो यहाँ पर हमने क्या बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी कि ये स्टेप बाय स्टेप ट्राई करता है रूट क्लर्क कि सीक्वेंस स्टेप्स को फिक्सअप कर सके ताकि परफॉर्म कर सके अच्छे से मैकेनिकल और मैनुअल जॉब को लोग। अब यही जो है उसके बाद क्या आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वही अच्छे से इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की, यस टाइम एंड कॉस्ट को मैनेज करेगा बंदा हो। अब आता है हमारा जो लास्ट वन था, दिस फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई परफॉर्म करना है उसे इन ऑर्डिनरी सिस्टमेटिक वे में, अच्छे से परफॉर्म करना है जॉब को। अब आता है हमारा जो सेकंड डिपार्टमेंट था इसका जो हमने बात करी, वो है हमारा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब ये क्या होता है, अब देखो सबसे पहले आता है हमारा इसमें गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या है, देखो जो आपका गैंग बॉस है इसका नाम ही क्या है, गैंग बॉस। अब इसी को याद करने की मैं आपकी एक टेक्निक मेरे दिमाग में आई है, इसकी है SIRG। आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि मैं 20 मिनट में छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन के लिए टेक्निक्स बन गई तो फिर उसी में उलझ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो SIRG। अब जो हमारा जी है सबसे पहले गैंग बॉस, ये जो है ये अरेंज करता है मशीन्स को, टूल्स को, अदर रिसोर्सेज को जो जॉब्स में चाहिए। मान लो वर्कर है एक, यहाँ पे एक वर्कर है, इसने कहा कि मुझे तो यहाँ पर एक वो चाहिए, यहाँ पे मेरे को काम करना है तो मुझे मशीनरी चाहिए, मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसको भी फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ये गैंग बॉस है अभी यहाँ पर आया, इसने कहा ओके मैं आपको दे देता हूँ, आपको सारे टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज जो भी नीडेड है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो ये है इसका काम। सो अब हम आते हैं अपनी सेकंड पे जो कि आपका स्पीड बॉस। ये जो फॉरमैन है ये एश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब को, कि स्पीड का काम क्या है कि तेज़ से काम करना, सिंपल ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हो। तो ये जो फॉर्मल एश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन हो एक जॉब की। फिर आता है आपका रिपेयर बॉस, ये जो बॉस है इंश्योर करता है मशीन्स एंड टूल्स को कि अच्छे से वर्किंग कंडीशन में तो रहे वो, दैट्स वाई इसका नाम ही क्या है, रिपेयर बॉस। फिर आता है आपका इंस्पेक्टर, कि ये जो बॉस है ये कीप्स चेक ऑन क्वालिटी। अब भाई इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, रियलिटी में भी भाई कुछ ना कुछ चेक करता ही रहता है बंदा। तो वही है इस बॉस का, आप अपने ऐसे दिमाग में याद रख लो, वो ये जो बॉस है कीप करता है चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। और ऐसे ही जो आपका टेलर है, he also emphasized that every foreman instruct and order the workers efficiency will improve। वर्कर की एफिशिएंसी improve होगी अगर आप इन दो डिपार्टमेंट्स को यूज़ करते हो टेलर के हिसाब से। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब देखो ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये एम्फेसाइज किस पे करता है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप। अब जो वही आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट है, अगर पॉसिबल हुआ इफ स्टैंडर्ड मेंटेन रहा राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप देखो इसका पूरा ना पूरा इसको बताता हूँ ये क्या मैंने गाया, मैंने यहाँ पे बैठ कर देखो। जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये एम्फेसाइज करता है कि भाई स्टैंडर्ड होने चाहिए आपके बिजनेस में, कुछ दम होना चाहिए बिजनेस में। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो आपका आउटपुट जो आपका निकलता है वो पॉसिबल अच्छा तभी होगा ना जब आप अच्छे से अच्छी मशीनरी टूल्स इस्तेमाल करोगे। ये जो एप्पल है अपना ये जो इस्तेमाल करता है, ये जो टेस्ला है, वो उसके अंदर जितना भी उसके अंदर इनपुट डाला है उससे तो वो अच्छा बना होगा ना।
सो वही जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट है वो पॉसिबल तभी होगा अगर स्टैंडर्ड जो है आपका मेंटेन राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स होगा, तभी जो इक्विपमेंट एंड मशीन है ये यूज़ होगी तभी होएगा और मैक्सिमाइज कर पाओगे अपने आउटपुट को अच्छे से और ज़्यादा। तो वही हमारे टेलर कहते हैं। जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, स्टैंडर्डाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से मतलब मत रखिए। इसका मतलब सिर्फ क्वालिटी ही नहीं है, ये तो है, बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर। ये सब भी अपने दिमाग में रखो यार, तभी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है कोई अच्छा। क्योंकि देखो ये साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होनी चाहिए उसकी। अब अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर अपने दिमाग में रखते हैं कि ये सब तो मैंने आपको बता दिया, तो चलो आपको और चीज़ बताता हूँ। जो भी आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सेटअप कर रहे हैं स्टैंडर्ड, मैनेजर्स को मस्ट मेक यूज देयर वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड्स टाइम स्टडी हो गया, मोशन स्टडी, अभी जो आगे पढ़ेंगे, ये सब आपको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो हर मॉडर्न टेक्निक है जैसे कि आपके हो गए केजन 6 हो गए, सिग्मा हो गए, इट कैन बी यूज टू अप स्टैंडर्ड्स। और यही यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया इस बुक में भी, यही ये स्टैंडर्डाइजेशन है। ये कौन इस्तेमाल करता है इतना अच्छा? ये कंपनी इस्तेमाल करती है बड़ी बड़ी। नोकिया को तो मैं नहीं बोलूँगा, इसमें पता नहीं क्यों लिखा है, एप्पल हो गया, नाइकी होगी, तो ये सब यही तो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भी इनपुट डालते हैं पहले से अच्छा होता है। इनकी कोई क्वालिटी जो होती है वो ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका स्टैंडर्डाइजेशन का। भाई देखो, अगर आप अपने रिड्यूस कर दोगे गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। देखो अगर आप अपने गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को फिक्स टाइप पे, इसका मतलब है कि टेलर कहते हैं कि कम से कम अपने जो भी आप लाइन ऑफ जितने भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कम से कम उसको फिक्स टाइप पे तो रखो। मतलब कम से कम तो रखो। अब इतने हद से ज़्यादा बनाओगे तो ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। अब अलाउ करना पड़ेगा आपको इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस में। अब आपको जो भी इंटरचेंजेबली होते हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चर के पार्ट्स होते हैं, जो भी आपका आउटपुट बाहर निकलता है, उसको आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डालना होगा। सो वही है कि आपको बस क्वालिटी मेंटेन रखनी है, सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो यही उनका ऑब्जेक्टिव है। अब आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, एम्फसाइज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स। अब देखो, अब ऐसे एज मोर आपकी वेराइटीज आएगी, इसका मतलब क्या है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मशीनरी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉस्ट आ रही है। अब आपको सिंप्लीफाइंग द टास्क, देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस एक्स्ट्रा। सो ये आपको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में, है ना यार। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ ला रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री ला रहे हो, मोर टाइप ऑफ मशीनरी ला रहे हो, मोर लेबर कॉस्ट आपकी लग रही है। सो अगर आप इसकी जगह बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क, यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी में है, इन यूज़ ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस, ये आपको हेल्प किस में करेगा? आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी और आपकी कॉस्ट कम आएगी। एक जो आप आउटपुट जो भी अपना प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसमें आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। अब इसका ना बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखिए, आपको अभी ढंग से नहीं आया होगा। देखो अब आपकी मान लो कि आपकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी यूएसए में, भाई आपकी यूएसए में बहुत ही अच्छी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर मान लो ये आपका यूएसए है और इसने अपनी वैरायटीज को रिड्यूस कर दिया 2000 से 200 पे। उससे क्या होगा भाई? देखो आपको मैनेज हर जगह करना पड़ेगा, हर कंपनी में करना पड़ेगा। अब आपकी मान लो 3-4 कंपनी, उसमें आपने इतने सारे प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी वैरायटी 2000 है, लेकिन उसमें से इतनी सारी तो लॉसेस में ही चल रही है। तो भाई उससे अच्छा है
कि उसको कम ही कर दो यार। उससे क्या हुआ, उससे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया कंपनी में। अब मान लो कि आपके जो फ्रूट है, कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी वेराइटीज को कम करती है तो उनका एफिशिएंट होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि अपना जितना आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, जितना सिंप्लीफाई करोगे और एलिमिनेट करोगे बाकी बेफालतू की अननेसेसरी जो भी आपकी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रखे हैं उन सब के हटाओगे तो आपको एफिशिएंसी ही मिलने वाली है। दोबारा बोलता हूँ, देखो यार, ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन जो है ना, ये आपका सिंप्लीफाई करेगा, एम्फोसाइज करेगा एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यही हमारे टेलर कहते हैं कि अननेसेसरी जो भी आपकी आ रही है ना, जो भी आपकी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाओ यार उठा के। फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करो और हमारी मत करो यार। बात है आपका थर्ड, वर्क स्टडी। अब देखो वर्क स्टडी क्या है कि ये इंश्योर करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमाइज हो मिनिमम कॉस्ट, यही सबको चाहिए, एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। अब देखो इसमें सबसे पहला आपका आता है फैटिक स्टडी। अब ये फैटिक स्टडी क्या है इसको देखते हैं। ये जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये कंडक्ट करता है तो फाइंड आउट दी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स लेके आता है, ये ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल लेके आता है और ये नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल लेके आता है। मज़ा आया इसको सुन के। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेस्ट इंटरवल्स कितने कितने होने चाहिए। अब आप रेस्ट इंटरवल्स ले रहे हो तो उनके ड्यूरेशन कितने कितने हो रहे हैं। अब रेस्ट इंटरवल्स मान लो आप ले रहे हो बीच में 5-5 मिनट की होनी चाहिए कि 1-1 घंटे की होनी चाहिए, ये भी देखोगे। और कितने नंबर ऑफ होने चाहिए ये भी देखोगे। तो यही बोलते हैं कि जो पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड, भाई इंसान थकेगा व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हमेशा चाहिए होते हैं उस बंदे को रेस्ट इंटरवल चाहिए होता है। जो आपके टेलर है वो वही सजेस्ट करते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स है ना, उसको डिसाइड नहीं करना चाहिए बाय द विजन एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट एक ऐसा काम कर जाओ यार, एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, एक फैटिक स्टडी लगाओ, आपकी एक फैटिक स्टडी लगाओ उसी चीज़ को करने में कि आपको जब आप फैटिक स्टडी लगाओगे तो आपका टेलर है वही सजेस्ट करता है कि एक काम करो। देखो भाई, एक्चुअली रियलिटी में स्टार्ट यहाँ से हुआ है। तो अब जो आपका टेलर है वही सजेस्ट करते हो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए एक एवरेज वर्कर को कि भाई बंदा जब वो काम कर रहा है वो कब कब थक रहा है। नोट डाउन करिए, चाहे आप एक्सेल शीट ले लीजिए, आजकल के ज़माने में तो एक एक्सेल शीट चलती है, पेपर में कोई नोट डाउन नहीं करता। जो आपका वो बंदा परफॉर्म कर रहा है जॉब को, नोट डाउन कर रहा है टाइम को, बंदा वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड। मान लो मैंने एक एक्सेल शीट ली, चाहे मैंने कॉपी पेन लिया, उसमें बैठ के मैंने लिखा कि यस ये है ये है ये है, यहाँ पे ये 2 घंटे बाद ये थक जाता है, 1 घंटे बाद ये थक जाता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये थक जाता है, ऐसे मान लेते हैं। अब जब मैंने देखा जो वर्कर है कब कब स्टार्ट हो रहा है टायर्ड होना, अब उसकी एफिशिएंसी लेवल डिक्रीज कब होनी है स्टार्ट, तो उस टाइम पे उसे हमें देना है ब्रेक। अब ये जो टाइम है ना उसको नोट किया गया और जो रेस्ट इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी है वो पहले निकाली गई कि कितना टाइम वर्कर को देना चाहिए, एंड उसकी सबसे पहले उस बंदे की फ्रीक्वेंसी निकाली कि उसको रेस्ट इंटरवल तो हमें देना है, एंड ड्यूरिंग द ब्रेक उसको कितने टाइम के बाद हमें रीजॉइन कराना है। दोबारा बोलता हूँ भाई, देखो हमें सबसे पहले निकालना है कि भाई रेस्ट इंटरवल्स ये होना चाहिए, उसे ब्रेक हमें देना, कितने समय का ब्रेक देना है ना, कितने समय का ब्रेक देना, उस समय के बाद उसे रीजॉइन कब करना है। सो यही जो फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरवल्स है ये फिक्स होते हैं बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स, डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक। बिल्कुल, अभी आपका एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तभी मज़ा आएगा। अब आता है आपका सेकंड जो कि है मेथड स्टडी। अब जो आपका मेथड स्टडी है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो कंडक्ट होती है टू फाइंड आउट द वन ऑफ द बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी जो आपकी मेथड स्टडी है ये एक ऐसी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिससे आप कंडक्ट करते हैं, जिससे आप वन ऑफ द बेस्ट मेथड और वे परफॉर्म कर सको जॉब का, और जो कीप करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, मिनिमम रखता है कॉस्ट को, एंड मैक्सिमाइज करता है रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। एंड जो टेलर है इस
मेथड स्टडी में कहते हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन है ये सिर्फ आपके रूल ऑफ थंब से डिसाइड नहीं होनी चाहिए, जो हमने पहले बात करी थी, बट जो आपकी ऑल दी मेथड्स है मस्ट बी ट्राइड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट। आपको सारे मेथड को, आप सारे मेथड, आपके पास मान लो 3 ऑप्शन है, सारे ट्राई कर डालो, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है उसे इस्तेमाल कर लो, सिंपल। भाई देखो, पुरानी वीडियोस भी देखो, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ऐसे ही बैठ के आ जाओगे मुंह उठा के, और पिछले वाला आपने कुछ रिवाइज ही नहीं किया, तो कोई पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको डिटरमाइन करना है बेस्ट वे देर इज आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इट्स डिलीवर्ड। अब जो आप डिटरमाइन करते हो बेस्ट वे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जिससे मैं फाइनल प्रोडक्ट को अपने डिलीवर कर सकूँ, जो आपके टेलर है वही डेवलप करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड है वो होता क्या है भाई, मेरे को कॉस्ट को कम करना है, मैक्सिमाइज करना है क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, वही चाहते हो सब। अब जो आपका फॉर एग्जांपल है, मान सकते हैं कि जो आपने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शूज़ की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लेबर इंटेंसिव मेथड लगाया जाए कि मशीनरी इंटेंसिव लगाया जाए, है ना। अब मानो आपने सोच रहे हो मैं क्या इस्तेमाल करूँ, अब टेलर ये कहते हैं कि इनमें से उस चीज़ को इस्तेमाल करो जिसमें आप दोनों ट्राई कर डालो, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है उसे इस्तेमाल कर लो। तो फाइंड आउट द विच इज़ द विच इज़ द बेस्ट। आपको इवेल्यूएट करना है, कॉस्ट को इवेल्यूएट करोगे अच्छे से, यूज़ करके देखोगे कि कैसा होएगा अगर मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। तो बोथ मेथड को आपने कंपेयर किया विद अवेलेबल रिसोर्सेज कंपनी के साथ, तो आपने फिर देख लिया कि मुझे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है कि टेक्निक ऑफ टाइम स्टडीज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर होता है हर जॉब में जब आप परफॉर्म करते हो। आपको सेटअप करना होता है स्टैंडर्ड टारगेट वर्कर्स के लिए भी अपने, और आपको डिटरमाइन भी करना होता है नंबर ऑफ वर्कर जो आपके रिक्वायर है जॉब में लिए। तो वही जो आप कैटेगराइज करते हो वर्कर्स को एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट में। अब इसमें क्या है कि आपको अब टाइम स्टडी के हिसाब से देखना है कौन सा बंदा दम है, किसमें दम है किसमें नहीं है, कौन सा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है कौन सा कम अच्छा काम कर रहा है, ये सब देखना है आपको। अब आप देखते हो जो आपका टेलर है वो सजेस्ट करता है कि जो आपका टाइम रिक्वायर है टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइड बाय द इंट्यूशन, कि अंदर सही होना चाहिए कि भाई ये होना चाहिए, आज इसको मैं इतनी तनख्वाह दे देता हूँ, इसको मैं इतना देता हूँ, और इसको ये इसको इतना टाइम कर रहा होगा, शायद से ये दिन में 7-8 घंटे काम करता है, नहीं शायद से ये इतना ही प्रोडक्शन आउटपुट करता है, नहीं मुझे देखना पड़ेगा वो कितना काम कितना करता है, कितना टाइम तक काम करता है। तो बट टाइम स्टडी जो है वो कंडक्ट करते हैं डिटरमाइन एवरेज वर्कर को वो कितना परफॉर्म कर रहा है। अब मान लो कहा हमारे टेलर ने कि जो आपको स्टॉप वॉच लेके जाइए, अच्छे से नोट डाउन करिए कब कब उसका एवरेज टाइम जो है वो टेक कर रहा है वर्कर कंप्लीशन ऑफ जॉब में। अब जो आपके टेलर है वो वही सजेस्ट करते हैं कि आपको इसी काम को रिपीट करना है, कम से कम 100 बंदों तक करो, और ये जो आपका टाइम है शुड बी कंसिडर्ड द एवरेज टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब में, है ना। अब कीपिंग दिस टाइम इन माइंड, जो टारगेट्स फॉर वर्कर्स है वो फिक्स होने चाहिए भाई, एंड द वर्कर्स हु आर एबल टू अचीव दिस टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम उन्हें कहा जाएगा एवरेज वर्कर्स। मतलब आपने ना कुछ इस चीज़ को करने के लिए इसको आपने स्टैंडर्ड टाइम बनाए, आपने वर्कर्स को फिक्स कर दिया उनके टाइम को कि हाँ जो बंदा इससे ऊपर तक काम कर पा रहे हैं ना एफिशिएंटली, जो बंदे आपने एक स्टैंडर्ड टाइम में आपने एक स्टैंडर्ड ही एक रख दिया अपना ऑब्जेक्टिव जो कि आपका है, क्या आपको अचीव करना है। मान लो कि इस साल मतलब इस दिन एक वन डे में मुझे करना है लगभग 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस, बोल सकते हैं। अगर मेरे को 100 यूनिट्स को प्रोडक्ट करता तो टेलर ये कहते कि ये काम करो, आप इन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो ना तो आप एक एवरेज वर्कर कहलाओगे। अगर आप इससे ऊपर कर रहे हो तो यस यू विल बी एफिशिएंट वर्कर, इससे नीचे कर रहे हो यस यू विल बी एन इनएफिशिएंट वर्कर। ये है पूरा कहानी। देखो इसमें वही लिखा है
इफ़ द वर्कर एबल टू अचीव एनी एफिशिएंट वर्कर, बस वही है भाई। अब जो वही आपकी जो साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी। अब वही आपको डिटरमाइन करना होता है मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स को व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, कब परफॉर्म कर रहे जॉब को, डिफ्रेंशिएट करते हो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव। भाई ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ना लिटरली बोलो तो यहाँ भी फालतू का लिखा हुआ है। मतलब आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, अब तो भाई लगभग हो ही गया, बस ये लास्ट करना है, बस यहाँ पर टाइम वेस्ट ही लिखा है। अभी इसको आपको देख कर लगेगा भाई इतना लंबा है, याद याद करना नहीं होता तब भी। अब देखो यार, मोशन स्टडी, इसमें ये कहा गया है कि आप ना, सिंपल सी बात है, आपके जो जो आपके टेलर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है एक एवरेज वर्कर को, वो कब कब परफॉर्म कर रहा है जॉब को, उसको नोट डाउन करो सारी बेचारे की मूवमेंट्स को, और कितने टाइम वो उठ रहा है अपनी जगह से, और कितना टाइम वो बेचारा बेंड कर रहा है, कितना टाइम वो झुक रहा है, कितना टाइम वो मर रहा है, जो भी कर रहा है वो झुक रहा है, ऊपर उठ रहा है, जो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है बीच बीच का। अब उस चीज़ को ना 100 टाइम तक करो डिफरेंट वर्कर्स के साथ। अब सारे आपने मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, उनको आपको क्लासीफाई करना है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में। अब आपको एक स्ट्रैटेजी बतानी है कि टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को। अब आपने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई कि यस ये तो मेरे को दिख गया कि यहाँ यहाँ पे टाइम वेस्टेज हो रही है, तो उसके लिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई। तो वही हमारे टेलर कहते हैं कि आपको उन मोशंस को हटाना है। क्या पता आपके बाद बार बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक जो मशीनरी है, अब उस मशीन को बार बार वो जो है ना मशीन आपकी, ये बंदा बार बार इसको भाग भाग के यहाँ पे डालना पड़ रहा है, जो भी है आपका, मान लो जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए इनपुट डाल रहा हो रहा है, बट क्यों ना इसी डब्बे को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए यार, है ना। अब तो इसका यहाँ पे बीच के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये फालतू के खराब नहीं होंगे, तो यही हमारे कहते हैं टेलर। और ये वही आपका जो आपका फॉर एग्जांपल में, अब आता है आपका फोर्थ जो कि आपका डिफरेंशियल पीस रेस सिस्टम। ये जो साइंटिफिक टेक्निक है और डिफरेंशियल पीस रेस सिस्टम, ये एम्फेसाइज करता है कि ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। सिंपल कि भाई ये बोलते हैं टेलर कि भाई अगर आपको वर्कर्स को मोटिवेट करके रखना है ना, तो उनको एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ना डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट दो। अब आप एक ही इंसान को, एक ही को यहाँ पे, ये कुछ नहीं कर रहा, ये दिन भर सोता है आ जाता है उठ के ऑफिस, और कुछ बात बात के करता रहता है, कुछ नहीं टाइम पास ही करता है, तो इसको आप दोगे, इसको भी आप लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ दोगे, और उस पे भी जो बंदा एक बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है और उतना ही काम कर रहा है, उसी उसी उससे ऊपर ही काम कर रहा है उल्टा मान लो, और उसको भी आप 1 लाख दे रहे हो, तो भाई इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसको तो डिमोटिवेशन हो जाएगी बिल्कुल। तो वही हमारे टेलर कहते हैं कि आपको डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम बना के रखनी है। अब देखो ये आपको पे करना है, अब ये देखो ये भी यहाँ पे फालतू का लिखा है, आपको एक्स्ट्रा, ये मैं पहले बता दिया मैंने अभी आपको, मतलब लिटरली पूरा टाइम वेस्ट। अब ये जो टेक्निक है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है फॉर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एफिशिएंटली। अब अगर आपको कंडक्ट करना है और अडॉप्ट करना है डिफरेंशियल वेज सिस्टम को, जो आपके टेलर है वो सजेस्ट करते हैं दैट कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज। बिल्कुल यही कहते हैं कि आपको स्टैंडर्ड रेज वेट बना के रखना है कि इतना होएगा कि आप कितना आउटपुट करोगे प्रोड्यूस को, जो वर्कर है हु प्रोड्यूसिंग मोर देन स्टैंडर्ड टाइम मस्ट बी पेड विद अ हायर रेट। जो वर्कर है आपके जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा, स्टैंडर्ड टाइम और टारगेट से ज़्यादा, सॉरी टारगेट, स्टैंडर्ड टारगेट से ऊपर आप कर रहे हो तो यस ही विल बी गिवन अ हायर वेज, एंड जो आपका कम कर रहा है उससे उसे कम मिलेगा। तो यही कहते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक मान लो कि यहाँ पे आपका एक बहुत ही यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दिया है कि मान लो कि आप स्टैंडर्ड टारगेट अपना 10 यूनिट्स को इस्तेमाल करते हो, है ना। मान लेते हैं कि आप अपना स्टैंडर्ड यूनिट्स को इस्तेमाल करते हो, एंड उसी का स्टैंडर्ड रेट आपने टेलर के हिसाब से रखा 50। मतलब जितना ज़्यादा आप अपना स्टैंडर्ड
प्रोड्यूस करोगे इस रेट के हिसाब से आपको मिलता जाएगा। मान लो आप 10 इस्तेमाल करते हो, आज ये जो ए है ये आज 500 रुपये कमा रहा है, बट जो बी है ना वो उसी स्टैंडर्ड टारगेट की उससे आज उसने 15 यूनिट्स कमा लिया, या फिर मैं इसे 20 मान लेता हूँ, उससे डबल कमा लिया, तो उसके कितने होगी 1000, मतलब उसने उसका डबल कमा लिया आज के दिन में। तो क्या हुआ, इसको मोटिवेशन होगी कि यस मेरे को हमको और काम करना और ज़्यादा पैसा मिलेगा स्टैंडर्ड टारगेट की उससे। बट ये जो ए है ये भी बोलेगा यस अगर ये इतना कर सकता तो मैं भी अब करूँगा क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कमाना है। तो यस स्टैंडर्ड टारगेट इनटू रेट आउटपुट का आपने, ये जो वर्कर है आपका जो प्रोड्यूस कर रहा है 12 यूनिट को मस्ट बी पेड विद अ रेट हायर देन द स्टैंडर्ड रेट, उसको स्टैंडर्ड रेट से हाई। अब मान लो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था वैसे भी हो सकता है, बट इसमें क्या है कि जो वर्कर है आपका मान लो प्रोड्यूस कर रहा है 12 यूनिट उससे ज़्यादा, तो उसको ना स्टैंडर्ड रेट भी थोड़ा तो उसको एक काम करो स्टैंडर्ड रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही दे दो, है ना। उसमें क्या हो गया, अब ये उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो क्यों ना उसको स्टैंडर्ड रेट भी ज़्यादा दे दिया जाए। ये एक एग्जांपल है, आप चाहो तो 50 भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि उससे भी तो इसकी इतनी हो रही है, उससे भी तो इसकी ज़्यादा ही होगी कमाई। सो ही विल रिसीव। अब यहाँ पे वही एग्जांपल दिया जो मैंने आपको बताया, ये हायर आउटपुट और हायर रेट वही सब। बात है आपका मेंटल रेवोल्यूशन, वही जो आपके टेलर हैं ये कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स फील करते हैं मैनेजमेंट एक्सप्लॉइटेशन, ओवर बर्डन करते हैं, एक्सेस वर्क करते हैं, देते हैं उन्हें कम काम देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी मैनेजमेंट है वो फील करते हैं जो आपके वर्कर्स हैं वो ऑलवेज ग्रम्बल कर रहे हैं, वो ऑलवेज फॉलो कर रहे हैं स्लो पॉलिसी डैमेज को एंड वर्क केयरलेसली। मतलब जो आपका मैनेजर है वो सोचता है कि ये तो कुछ काम नहीं करता, और जो आपका मैनेजर है और जो आपका नीचे काम कर रहा है वो सोचता है भाई ये तो मेरे को ही काम देता रहता है। तो इसी चीज़ के एटीट्यूड को हमें चेंज करना होगा। बोथ ग्रुप्स को टेक्निक और मेंटल रेवोल्यूशन इस्तेमाल करनी चाहिए। टेलर को स्ट्रेस देना चाहिए दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रास्टिकली। ही रेफर टू चेंज एज अ रेवोल्यूशन ऑफ माइंड टू पॉजिटिव थिंकिंग, एंड उसे फील करना चाहिए कि हमें चेंज करना है। टेलर यही स्ट्रेस देते हैं कि दोनों को अपने एटीट्यूड को चेंज करने में ज़रूरी है ड्रास्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एक पॉजिटिव थिंकिंग आ सके और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे से रह सकें। अब ये आपकी कुछ है MCQ केस स्टडी से आप कर सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा जो आपको पता भी होगा। आपकी पेज नंबर 119 में मिलेगा आपको। अब भाई यार ये सब तो आपको पता ही है। अब देखो चलो मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ क्योंकि ताकि आपको एक पता चल जाए कि कैसे कैसे आपके MCQs भी आ सकते हैं। देखो जो आपका फॉरमैन है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ वर्क। अब जो मैंने आपको बताया था याद करो क्या बताया था। देखो गैंग बॉस तो बिल्कुल भी नहीं, इसका नाम ही इतना अजीब सा है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके दिमाग में एकदम से आया कि कैसे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर आपको मान लो दिमाग में नहीं आ रहा तो क्यों ना उस 3 ऑप्शंस को हटा दिया जाए, एक और ले आओ रिपेयर बॉस। ये तो रिपेयरमेंट करता है ना भाई, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इसके लिए, है ना। अब वही अब आपको इसको देख के पता चल रहा होगा कि यस यही है क्योंकि इंस्पेक्टर है, ये क्वालिटी चेक करता है। अब ये तो देख के ही पता नहीं चल रहा भाई, ऐसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं बोलता रहता हूँ आप करते नहीं है फिर भी, बट ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस।